जय हिंद। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरह से। तो क्वेश्चन हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले कह रहा कि कथन, जो हमारा कथन दिया हुआ है, 3 कथन दिया हुआ है, इन तीनों कथन में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन हमारा जो है सत्य है और कौन सा कथन हमारा असत्य है, यही बताना है। साथ ही साथ इसके कारण भी बताना है, जो हमें कारण दिया गया है कि किस कारण से ये कथन असत्य है और किस कारण से जो हमारा कथन है वो सत्य है, उसे साथ में बताते हुए चलना है। तो हम कथन नंबर 1 हमारा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है, क्या वह एक वास्तविक संख्या होती है? हम पढ़ते हैं कथन को कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि हाँ, उत्तर लिखेंगे पहला का कथन फर्स्ट, कहेंगे हाँ। अब हाँ की यह हम कह सकते हैं कि सत्य। अब सत्य क्यों है? क्योंकि इसमें हमें कारण के साथ बताना है। तो कारण, किस कारण से ये सत्य है? तो हम कहेंगे कि जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं। जो p/q के रूप में लिखते हैं हम परिमेय संख्या को, उसे हम जो है अपरिमेय संख्या को नहीं ले सकते हैं। यहाँ गुणा का मतलब है कि नहीं ले सकते हैं। तो p/q के रूप में हम इसे नहीं ले सकते हैं। अब p/q जो है इसे नहीं ले सकते हैं और इसका मान जो आता है वह हमेशा लगभग में आता है। जो हम जो है पार्ट नंबर 1 में हमने जाना है, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 1 में हमने जाना था कि जो है संख्या पद्धति के परिचय बारे में, उसमें हमने पूरी तरह से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में जो है वास्तविक संख्या के बारे में हमने जाना था। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है उनमें 2 प्रकार की संख्याएं होती है। जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है हमारी परिमेय संख्या। दूसरी संख्या होती है हमारी अपरिमेय। दूसरी संख्या हमारी होती है अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसी कारण जो है यह कथन हमारा जो पहला है कथन, वह कथन हमारा सत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यानी अब हम कथन नंबर 2 को देखते हैं। कथन नंबर 2 हमारा क्या है? कथन नंबर 2 कह रहा है कि क्या एक संख्या रेखा हम देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि जो संख्या रेखा है हमारा, वह प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा पर जो बिंदु दिया गया है वो प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का है, यानी अंडर रूट यम कह सकते हैं। अंडर रूट यम, कथन नंबर 2 का हल कह सकते हैं रूट यम के रूप का है। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा बना सकते हैं। संख्या रेखा हमने खींची। अब संख्या रेखा का मध्य बिंदु हम इसे 0 मान लें। अब 0 से जब हम प्लस की ओर, यानी कि राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वह धनात्मक प्राप्त हो रही है। ओके, धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे जो है डॉट करते हुए संख्या रेखा अनंत तक जाती है। ठीक उसी कंडीशन में विपरीत दिशा में इसे माइनस भी प्राप्त होता है। 1 2 3 4 इसी प्रकार से हम जो है जब बाएं साइड में बढ़ेंगे तो विपरीत दिशा में, यानी कि 0 से लेकर ऋणात्मक की ओर बढ़ेंगे, तो हमें इस तरफ ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती हुई जाएगी। ओके, तो संख्या रेखा पर जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की संख्या पाई जा सकती है जिन्हें हम रूट यम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
यह कथन, इस कथन के कारण जो है, इस कारण जो है यह कथन हमारा असत्य होगा। इस कथन के कारण जो है यह हमारा कथन जो है असत्य होगा। अब कथन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कथन नंबर थर्ड कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा कि वास्तविक संख्या जो है वह दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कैसे हो सकती है? इस कारण से जो है यह कथन हमारा असत्य साबित हुआ, क्योंकि असत्य साबित हुआ। असत्य साबित हो रहा है क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें परिमेय भी संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को मान सकते हैं, कामा 2/3 को मान सकते हैं। तो ये सब हमारी परिमेय संख्या है। अब 2/3 को हमने अशांत दशमलव में इसे उदाहरण माना था, जो कि पार्ट नंबर 1 में हम जान चुके हैं संख्या पद्धति के परिचय के बारे में इसमें। तो ये हमें P/Q के रूप में प्राप्त होती है। तो कथन आपका जो है, ये तीनों कथन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब परिमेय संख्या अभी हमने जो है डिस्कस किया, परिमेय संख्या जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए और जिन्हें हम वर्गमूल या फिर जो है वर्ग इनका कर सकते हैं। वैसे वर्ग जो है अपरिमेय संख्या का भी हो सकता है, पर वर्गमूल अपरिमेय संख्या का नहीं निकल सकता, नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या का हम जो है उदाहरण देंगे। परिमेय संख्या का यदि हम जो है, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कथन जो हमारा है, यह कथन क्वेश्चन हमारा साफ साफ कह रहा है कि यह क्वेश्चन यदि जो है सत्य नहीं है, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है यदि नहीं, साफ साफ यहाँ पर मना कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन जो हमारा होता है, ये सॉरी, जो धनात्मक पूर्णांकों होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वह अपरिमेय नहीं होते हैं। उनके वर्गमूल जो होते हैं वह अपरिमेय नहीं होते हैं। ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या में हम मान सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हल लिखेंगे। अब हम एग्जांपल मान लेंगे। एग्जांपल हमने माना √4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमें 2 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ये जो है रूट के अंदर ऐसे हम तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से कौन सा जो है हमें संख्या प्राप्त होगी। तो रूट देख लेते हैं, यहाँ पर करेंगे जो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई रूट के अंदर, तो इसका जो हम इसका जो है गुणनखंड करेंगे यानी तोड़ेंगे, तब यह इस प्रकार से प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से, यानी 2 × 2 प्राप्त होगा। अब इसका जो है जोड़ा बन रहा है, जब जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो एक जो है बाहर निकल आता है इस कंडीशन में, जिस कारण हमें वर्गमूल जो है 2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम √9 को मान सकते हैं, √60 को मान सकते हैं। ओके, इसका निकालेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो है परिमेय संख्या के उदाहरण हम मानते हुए चलेंगे और जो है सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, उनके वर्गमूल जो होते हैं वह अपरिमेय नहीं होते हैं। ओके, अपरिमेय नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर कोई हम संख्या रेखा मान सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। हल में हम लिखेंगे कि कोई संख्या रेखा ले लेते हैं। सबसे पहले हमने संख्या रेखा लिया, एक संख्या रेखा ले लिया। ओके, एक संख्या रेखा ले लिया, उसके मध्य बिंदु को जो है O से निरूपित करते हैं, O से निरूपित करते हैं। अब क्या कह रहा है, √5 को हमें निरूपित करना है उसका, तो हम 1, 2, 3 इस प्रकार से
हम जो है धनात्मक पूर्णांक की ओर संख्या ले लेंगे और संख्या लेकर हम बिंदु जो है ओ को ए मान सकते हैं, सॉरी 0 को ए मान सकते हैं। यहां से 2 सेंटीमीटर हम जो है स्केल लेंगे और उसकी सहायता से, सॉरी इसका नहीं, लैंगड़ा प्रकार की सहायता से हम जो है यहाँ पर एक चाप लगाएंगे 2 सेंटीमीटर पटरी से नाप कर हम जो है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का संख्या रेखा पर चाप लगा देंगे और उस जो है 2 सेंटीमीटर के जिस बिंदु पर जो है संख्या रेखा को काटेगा, चाप काटेगा, उसे हम बी मान लेंगे। उस पर हम एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे, 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे जिसका लंबाई जो है, यानी कि लंब की लंबाई जो होगी वह 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब जो हमारा कोण बना हुआ है वो 90 डिग्री का बना है, फिर इस बिंदु को हम लोग सी मान लेंगे। ए और सी को कर्ण की सहायता से जोड़ देंगे तो यह जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह √5, इसका मान √5 मान सकते हैं क्योंकि यह 1 होगा और ए से लेकर बी की टोटल दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसे हल करें तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? इसे हम शॉर्ट विधि से, जो है पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को शॉर्ट विधि से हम जानते हैं, जिसे लाम बटे कक्का, इस प्रकार से इसे हम निकाल सकते हैं। यानी कि पहला जो होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, फिर आधार बटे कर्ण होता है, फिर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है हमें कर्ण, क्योंकि इसे हम केवल मान चुके हैं। यहाँ पर निरूपित करना है हमें, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, इस रेखा पर हमें निरूपित करना है किस बिंदु पर जो है संख्या रेखा को कहां पर जो है से काट रहा है, √5। तो अभी तो हमने कर्ण को एक एग्जांपल के तौर पर इसे मान लिया है। तो हम देखेंगे कि कर्ण को ज्ञात करना है हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर, या लिख सकते हैं ब्रैकेट में AC² बराबर क्या हो जाएगा हमारा AB² प्लस के BC²। AB हमारा कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो या क्यूब करो 1 ही प्राप्त होगा। तो ये हमें 4 प्लस के 1 प्राप्त हो जाएंगे, किसके बराबर? AC के बराबर, AC² के बराबर। AC² के बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा √5, जिसे हम कर्ण मान सकते हैं। अब हम इस कर्ण को, यानी बिंदु ए को या एक पर जो है लैंगड़ा प्रकार को रखेंगे, एक नोक को, और जो है पेंसिल की सहायता से एक चाप यहाँ से जो है टोटल दूरी इसकी नाप लेंगे लैंगड़ा प्रकार में, इस तरह से कुछ भर लेंगे। फिर जो है संख्या रेखा की ओर इस तरह से इसे जिस बिंदु पर यह काटेगा, वह बिंदु हमारा जो होगा वह D होगा, वह बिंदु जो होगा वह D होगा। तो जो हमारा एक बिंदु A दिया हुआ है वह AC, यानी कि AC के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा हमारा जो है AD। इन दोनों के बराबर जो संख्या रेखा दी हुई है वह यहाँ पर हमें जो है √5 प्राप्त होगा, √5 प्राप्त होगा। तो संख्या रेखा पर हम इसे निरूपित कुछ इस प्रकार से करेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बुक हमारी है उस बुक में इस प्रकार से कुछ चित्र दिया गया है, तो इसे हम समझते हैं पहले। तो कुछ इस प्रकार से जो है चित्र दिया गया है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। हम पटरी का और प्रकार और पेंसिल, ये 3 चीज लेंगे और नाप लेंगे पटरी से 1 सेंटीमीटर जो हमारा होगा वह आधार होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर हमारा आधार हो और 1 ही सेंटीमीटर जो हमारा है वह लंब, 1 सेंटीमीटर आधार और 1 सेंटीमीटर हम लंब को लेंगे। अब इसे क्या करना है पहले हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप है, कह रहा है कि कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई जो है विधि से वर्गमूल सर्कल की रचना कीजिए। वर्गमूल यानी कि ये कुछ इस प्रकार से घूमते हुए इसके जो हमारा जो है वह चलना चाहिए वर्ग की तरह, सॉरी गोले की तरह। ओके, तो
वर्गमूल कह रहा है, यानी कि रूट में निकालते हुए चलना है और जो है गोले के आकार में ये चलेगा। तो हम एक सेंटीमीटर लंब, 1 सेंटीमीटर आधार और 1 सेंटीमीटर जब हम लंब लेंगे तो जो हमें कर्ण प्राप्त होगा वह √2 प्राप्त होगा। फिर उसी प्रकार से हम P2 को जो है हम अपना केंद्र बिंदु यानी कि मान सकते हैं P2 O से लेकर P की दूरी जो है हमें √2 प्राप्त है, आधार 2 प्राप्त है, लंब जो है हमें वह 1 प्राप्त है, 1 सेंटीमीटर प्राप्त है। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो है प्रत्येक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। P1 पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, P2 पर 90 डिग्री का कोण बना है, उसी प्रकार से P3 पर जो है 90 डिग्री का कोण बना है। तो जब हम P2 को यानी P2 से लेकर O के बीच की दूरी जो है हमें √2 प्राप्त है और लंब हमें 1 प्राप्त है। तो जब हम इसका जो है कर्ण ज्ञात करेंगे तो ये हमें अंडर रूट जो है 3 प्राप्त होगा, √3 प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि P3 की दूरी जो है P3 पर 90 डिग्री का कोण फिर से बना देंगे। 90 डिग्री का जो कोण बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर लंब कोड़ेंगे तो आधार जो हमें प्राप्त हुआ है वह √3 प्राप्त हुआ है। फिर हम P4 को O से कुछ इस प्रकार मिला देंगे। जब हम इस प्रकार मिलाएंगे और जो हमारे आधार 3 प्राप्त है तो जो हमें कर्ण प्राप्त होगा वह √4 प्राप्त होगा, अंडर रूट 4 प्राप्त होगा। फिर हम लेंगे अपने जो है लंबा प्रकार और पटरी, उसकी सहायता से जो है हम एक P4 पर 90 डिग्री का कोण फिर से बनाएंगे और उसका जो लंब होगा वह 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर लंब जो हमें जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आधार जो हमें प्राप्त होगा, सॉरी कर्ण जो हमें प्राप्त होगा वह √5 प्राप्त होगा, अंडर रूट 5 प्राप्त होगा। इसे हम P5 के नाम से जानेंगे, इस बिंदु को हम P5 दे देंगे। उसी प्रकार से हम जो है ऐसे डॉट करते हुए नापेंगे तो देखेंगे इसमें कि जो हमें कर्ण प्राप्त हो रहा है, कर्ण वह प्रत्येक बिंदु पर यानी कि प्रत्येक जो है त्रिभुज में कर्ण की जो है लंबाई बढ़ रही है, यानी कर्ण में वृद्धि हो रही है। जबकि हमारा जो लंब दिया गया है वह 1 ही सेंटीमीटर हर बार दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम टोटल जो है 17 P4 यानी P17 तक हम जा सकते हैं। इसी कंडीशन में हम घूमते हुए P17 तक जाएंगे तो यहाँ पर जो हमें कर्ण प्राप्त होगा वह P17 होगा और जो आधार दिया हुआ रहेगा उसकी टोटल लंबाई होगी वह 17 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो यही कंडीशन है कि जब हम एक वर्गमूल सर्किल जो बनाते हुए हम आकृति में चलेंगे तब उसके कर्ण और आधार में वृद्धि होती जाएगी। सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर माना था, उस पर आधार को, उस पर हमने जो है आखिरी बिंदु यानी P1 को माना था, बिंदु O और P1 को माना था। P1 पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए फिर उस पर हमने एक लंब रेखा खींच दिया जिसकी दूरी जो है 1 सेंटीमीटर हमने उस पर लंब खींचा। दोनों का जो है कर्ण प्राप्त हुआ वह √2 प्राप्त हुआ, जिसे हम P2 की मान सकते हैं। P2 यानी O से लेकर और P2 को कर्ण कहते हैं और वह कर्ण की दूरी जो है √2 प्राप्त हुई। फिर P2 पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, उसका जो है उस पर हमने लंब रेखा खींचा, उस लंब रेखा की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर में रखी तो हमने देखा कि कर्ण जो हमें प्राप्त हुआ वह √3 प्राप्त हुआ। इसी कंडीशन में यह बढ़ता हो गया, जबकि लंब की जो है दूरी यानी कि जो लंब रेखा खींचा गया हर बार उसकी दूरी 1 ही सेंटीमीटर हर बार थी। तो वृद्धि किसमें हुई? कर्ण में और आधार में, यानी P3 में जो हमारा आधार है O से लेकर P3 की वह √3 प्राप्त हुआ और जबकि लंब जो है P3 का लंब यानी P4 और P3 की जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, साथ में ये क्वेश्चन भी आपको जो है समझ में आया होगा पूरी तरह से। तो प्रश्नावली आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है। फिर हम मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, वो भी साइंस के, क्योंकि मैथ का जो अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वह जो है आपके टीचर होंगे प्रभाकर। ओके, तो आप लोग उनसे जो है क्वेश्चन पढ़ें, प्रश्नावली को अच्छे से समझाते हुए आपको चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।